गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं नरेश सर आपका वेलकम करता हूं टारगेट व्हील पे। आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री आपका जो ये एग्जाम है टीचिंग का ना, इसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में हम किस क्या करते हैं? हिस्ट्री में पास्ट की स्टडी करते हैं। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसी की स्टडी करनी है हमें, पास्ट की स्टडी। अगर एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम हिस्ट्री की लिखते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री में हम क्या करना है, तो हमें हिस्ट्री में पास्ट की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, अतीत की घटनाओं का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास यानी हिस्ट्री कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन है। हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने अतीत का, अपने पास्ट का, ठीक है, या अपने पास्ट में जो कुछ हुआ है उसी की स्टडी हमें करनी है, और उसी को हम इतिहास कहते हैं। क्लियर है? हिस्ट्री को जानने के लिए ना 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई से जो कुछ हमें मिला, सिक्के मिले, महल मिले, मूर्तियां मिली, उनसे हम इतिहास का पता लगा पाते हैं। दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, यानी साहित्यिक स्रोत, जिनसे यानी जैसे राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, तो उनके बारे में एक बुक है। बुक तो कई सारी हैं, जैसे कौटिल्य द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र है। इंडिका जो लिखी है किसने? मेगास्थनीज ने। इन चीजों से हमें पता चलता है, या इन बुक से, इन किताबों से हमें पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। क्लियर है? आवाज क्लियर आया सबको? तो और एक होता है फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के स्रोत। तो भारत में ना प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में बहुत सारे यूरोपियंस या बहुत सारे फॉरेनर से आने वाले स्कॉलर्स थे, विदेशी यात्री थे या विद्वान थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में आए, यहाँ के सिस्टम को देखा, सोसाइटी, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब को देखा, जाना, समझा, और उन्होंने फिर अपने अनुभव लिखे किताबों के रूप में। तो हिस्ट्री को जानने के हमारे पास 3 स्रोत होते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स, और तीसरा होता है फॉरेन अकाउंट्स। ये तो इन सब से हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। क्लियर? फिर हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपके इस टीचिंग के एग्जाम में ना हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो समझने के लिए है। ठीक है, तो यहां से अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। सेकंड, मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और थर्ड कहलाता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्लियर है? तो अब एक एक करके हम यहां से इन हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं आज एंशेंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का जो इतिहास है, एंशेंट जो इंडिया है, उसका जो आज फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज हिस्ट्री का एक पार्ट एंशेंट इंडिया, और उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है एंशेंट इंडिया में फर्स्ट टॉपिक हमारा है एंशेंट इंडिया में फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक समझ रहे हैं आप सारे लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज एंशिएंट इंडिया स्टार्ट किया और इसका फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? चलिए, तो ये बात अगर हम देखा जाए तो हिस्टोरियंस के में ना इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है ना, उसको लेके काफी कहते हैं ना अलग अलग विचार है हिस्टोरियंस के, यानी इतिहासकारों के। कोई इतिहासकार कुछ टाइम बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन फिर भी एक जो जर्नल एक जो मान्यता है, एक सामान्य जो एक मान्यता है, वो लगभग ये मान के चलिए आप 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो रहा करते थे हिंदुस्तान में। क्लियर है? ठीक है, समझे? और जब हमारे देश पर ब्रिटिश का कंट्रोल था तो एक ब्रिटिश यहाँ पे ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के अंडर में रह के हमारी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हुआ। ठीक है, यानी पता चला, खुदाई हुई। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, ठीक है, तो अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इसके कुछ क्या है फीचर है एक एक करके। जैसे एक तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में इस सभ्यता के बारे में पता चल रहा है हमको, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। दूसरा, आप यहां पे देखोगे कि ये जो लोग थे ना, नंबर एक, कहां ये लोग, ये शहरों में रहते थे, तो ये शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब यहाँ के लोग शहरों में रहते थे, जैसे आज आप और हम भी दिल्ली है, नोएडा है, कोलकाता है, मुंबई है, इस तरह के जो भारत के बड़े बड़े शहर है वहां पे रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी कहाँ, शहरों में रहते थे, तो इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि ये जो सभ्यता है हमारी, ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, यानी कांस्य युग की सभ्यता थी। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांसा इन लोगों ने बनाना सीख लिया था, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युग, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? और ये जो सभ्यता थी ना, इन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था साफ सफाई पर, ड्रेनेज सिस्टम पर। क्लियर? समझ रहे हैं? हाँ जी। और लगभग अगर देखा जाए तो ये जो आज का पाकिस्तान है उससे भी बड़ा इसका इलाका था। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अलग अलग शहर थे उस टाइम पीरियड में, तो अलग अलग शहरों से, ठीक है, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको सारी जो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी जो मिलती है वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? इस टाइम पीरियड के बारे में किसी बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे, लेकिन आज तक हम उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनकी स्क्रिप्ट को, लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो भी जानकारी है वो सब खुदाई से जो हमको अवशेष मिले हैं, जो हमको साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो अब एक एक करके हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
एक एक करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े शहर थे वहां से क्या क्या मिला है, ठीक है, उन सारी चीजों पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए, यहां तक बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसका एक बड़ा शहर और पहला शहर जिसका नाम था हड़प्पा, क्योंकि ये जो सभ्यता है इधर डेवलप हो रही है जहां से सिंधु नदी बह रही है, नाम से देख रहे हैं ना, सिंधु घाटी, ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये कहां डेवलप हो रही है, इधर मानसरोवर तिब्बत के इधर से ना इंडस निकलती है, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंधु नदी निकलती है यहां से, तो इस वाले इलाके में डेवलप हुई है। तो शुरुआत में यहाँ पे जब हमारे इस सभ्यता के बारे में पता चल रहा था, इसको खोजा जा रहा था, तो उस समय पता देखा कि भाई ये सिंधु के आसपास वाले जो क्षेत्र है, इलाके हैं, इसी में इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो नाम दिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बाद में खुदाई करते करते जानकारी मिलते मिलते पता चला कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये इधर मेरठ तक यूपी में फैली हुई थी, ऊपर आप जाओगे कश्मीर तक फैली हुई थी, नीचे आप जाओगे राजस्थान गुजरात होते हुए कहाँ तक, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, है ना। तो इस तरह से इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी ये वाली सभ्यता। क्लियर? तो सिंधु वाले इलाके में इधर ज्यादा इसके क्षेत्र थे, ठीक है, शुरुआत में यहीं से हमें पता चला, तो इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले इस सभ्यता, इस सिविलाइजेशन का जो एक शहर था उसका नाम था हड़प्पा, उसको खोजा गया, तो इस तरह से इस का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब हम एक एक करके इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं वहां से क्या क्या हमको मिला है और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको एक एक करके देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जो यहाँ से बड़े बड़े शहर, उन शहरों को किसने खोजा, वहां से कुछ क्या एविडेंस मिले, उन सबको एक एक करके यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सभ्यता, इस सिविलाइजेशन का जो सिटी था, शहर था, उसका नाम था हड़प्पा, जिसको सबसे पहले खोजा गया था। तो एक एक करके अब इन शहरों की हम क्या करते हैं, बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं। आपसे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है या इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन, यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शहरों में रहा करते थे। जैसे आज भारत के बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उसी टाइप से और भी शहरों में रहते हैं, समझे। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है, वो किस एज की थी? लोह युग की सभ्यता थी, कांसा युग की सभ्यता थी, या पाषाण युग की सभ्यता थी? ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, यानी कांस्य युग की सभ्यता थी। इन लोगों ने इस धातु को बनाना सीख लिया था। तो ये बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है कि किसको, कॉपर और टिन, तांबा और किसको, टिन को मिलाकर इन्होंने एक नया मेटल बनाना सीख लिया था जिसका नाम था कांसा। तो ये कांसा यानी किस कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस सभ्यता में लोगों को किसके बारे में, आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो आयरन मेटल के बारे में कोई जानकारी यहां से नहीं मिलती। आयरन का इस्तेमाल बहुत बाद में आगे चल के यहां पे जो हमारे पूर्वज थे वो करना सीखेंगे। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन कभी बन जाए एग्जाम में, आपसे पूछ ले कि फर्स्ट मेटल कौन सा यूज किया था ह्यूमन ने, मानव ने पहली बार किस धातु का इस्तेमाल किया था, तो कॉपर का यानी तांबे का। ठीक है, समझे। उसके बाद फिर तांबे में टिन मिलाया तो कांसा बनाना सीख लिया है। इस जमाने तक कॉपर है, टिन है, तांबा है, ठीक है, कॉपर, टिन, तांबा और सोना, चांदी, ठीक है, इन मेटल्स की जानकारी यहाँ के लोगों को हो चुकी थी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी,
एक हमारा सिटी जिसका नाम है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी के कौन से शहर को खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो हड़प्पा को खोजा गया, ठीक है। और ये कहां है आज? इसकी प्रेजेंट लोकेशन है कहां पर? पाकिस्तान। हड़प्पा कहां पर है आपका? आज आज ये पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है नंबर 2 कि हड़प्पा जो सिटी है वो किसने खोजा? तो एक हिस्टोरियंस थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया है, दयाराम साहनी, ठीक है। नंबर 3 फिर पूछेगा आपसे कि ये जो हड़प्पा है ये कौन सी नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था उस जमाने में, ठीक है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे था। समझ में बात है? उसके बाद फिर यहां से क्या क्या मिला? तो यहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से, तो यहां से क्या मिला है? यहां से एक कब्रिस्तान मिला है। तो यहां के लोग, ठीक है, अपने पूर्वजों को दफनाते थे, ठीक है, जलाते नहीं थे। तो यहां से क्या मिला है? यहां से एक कब्रिस्तान मिला है, ग्रेवयार्ड कहते हैं जिसको, कब्रिस्तान मिला, यहां से एक ग्रेवयार्ड मिला है, कब्रिस्तान, ठीक है। यहां से अनाज रखने के कई सारे छोटे छोटे कमरे मिले जिनको कहते थे अन्नागार। तो यहां से 12 अन्नागार मिले, ठीक है, अन्नागार। तो कितने अन्नागार मिले? यहां से 12 अन्नागार मिले, अन्नागार, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रेनरीज कहते हैं, अन्नागार ग्रेनरीज, जहां पर गेहूं चावल अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। ग्रेनरीज मतलब अन्नागार, जहां पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। तो ऐसे यहां से कई सारे कमरे मिले, लगभग 12 कमरे मिले हैं जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता। तो अन्नागार यहां से मिल रहे, यहां से है ना माँ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, मदर गॉडेस, ठीक है, माँ देवी या मातृ देवी, समझ रहे हैं आप? तो यहां से बहुत सारी माँ देवी या मातृ देवी की किसकी मूर्ति मिली है ना, पकाई हुई मिट्टी, कच्ची मिट्टी से पहले मूर्ति बनाई, फिर उसको आग में पका दिया, तो उसको टेराकोटा बोला जाता है। तो यहां से माँ देवी, मदर गॉडेस की क्या है, मूर्तियां बहुत सारी मिली है पकाई हुई मिट्टी की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहां से जानकारियां मिलती हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा कौन सी रिवर किनारे है? रावी के किनारे है। आज प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान में है। यहां से कई सारे एविडेंस मिलते हैं, यहां से कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, यहां से क्या अनाज रखने के 12 कमरे मिले हैं, माँ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, गेहूं चावल जौ के बहुत सारे दाने मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हड़प्पा से मिले। तो सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया था। क्लियर है यहां तक? समझ रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो और बड़े बड़े शहर थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं मोहनजोदड़ो। नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो कह देते हैं इसको, ठीक है, या मोहनजोदड़ो एक ही बात है। ये कहां पर है? इसकी भी लोकेशन कहां पर है? ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। कौन सी रिवर के किनारे होगा ये होगा इंडस के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे। इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे होगा। अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर है? हाँ जी। तो ये उस समय जो ये सभ्यता थी ना, उसमें बहुत सारे शहरों के बारे में पता चला है, बहुत सारे स्थानों के बारे में पता चला है। क्लियर है ना? तो ये अपने जमाने का एक बहुत बड़ा शहर था। इसको एक तरह से राजधानी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसी टाइप से ये भी मोहनजोदड़ो भी उस समय जो ये साम्राज्य था, ठीक है, उसकी राजधानी हुआ करती थी, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलती हैं। चलिए ठीक है, आ जाएगा। आर.डी. बनर्जी ने खोज की है, आर.डी. बनर्जी ने खोज की है। क्लियर? अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जैसे यहां से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली यहां से।
ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट, यहां से एक बड़ा सा अन्नागार मिला, यहां से भी ग्रैंडरी मिली है, यहां से भी बड़ा सा, यहां से क्या मिला है, एक अन्नागार मिला है, ठीक है, अन्नागार मिला है यहां से, ठीक है। यहां से एक ग्रेट बाथ मिला है जिसको कहते हैं महान स्नानागार मिला है, स्नानागार यहां से मिला है, ठीक है। यहां से भी बहुत सारी मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की बहुत सारी मूर्ति मिली है, माँ देवी या मातृ देवी की यहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, क्लियर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से एक अन्नागार मिला है, यहाँ से एक स्नानागार मिला है, यहाँ से माँ देवी की बहुत सारी क्या है, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से मिलती हैं। यहाँ के जो लोग थे अपने पूर्वजों को जलाया करते थे, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कहां से मिलती हैं हमको, मोहनजोदड़ो से मिली है। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रही चीजें? चलिए आगे चलें अब, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु के किनारे है, क्लियर, समझ में आ रही बातें। और यहां से क्या क्या मिला है, यहां से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, ठीक है। यहां से एक बड़ा सा अन्नागार मिला है जहां पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, ग्रैंडी कहते हैं। यहां से ग्रेट बाथ मिला है, बड़ा सा स्नानागार यहां से मिला है। माँ देवी की यहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, माँ देवी की, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो वैसे बहुत सारी जानकारियां, लेकिन हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके और चीजों को देखते हैं। तो अब और कुछ शहरों की मैं बात करता हूं, यहां तक समझ रहे हैं आप सभी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं, एक और सिटी लेते हैं, चाहनुदेरो, ठीक है। चाहनुदेरो की बात कर रहे हैं, चाहनुदड़ो, ठीक है, चाहनुदड़ो ये कहां पे है, ये भी आज पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो इसकी लोकेशन कहां पे होगी, प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान में होगी। कौन सी रिवर के किनारे होगा, ये भी इंडस के किनारे ही है, यानी ये सिंधु नदी के किनारे, इंडस के किनारे बसा हुआ था, ये भी समझ में आ रही बात है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एमजी मजूमदार ने खोज की थी, एमजी मजूमदार ने खोज की थी, इसकी खोज एमजी मजूमदार ने की थी, ठीक है। चाहनुदड़ो से क्या क्या मिला है, चाहनुदड़ो से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। चाहनुदड़ो क्या था, ये एक औद्योगिक केंद्र था, एक इंडस्ट्रियल साइट, औद्योगिक केंद्र था ये, ठीक है ना, ये एक औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जैसे मनके बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, ठीक है ना, बाट माप बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, समझ में आ रही बातें। तो ये एक क्या था, उस जमाने का क्या था, एक औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल साइट हुआ करती थी, ठीक है। यहां से जो सामान बनता था उसको विदेशों में ले जाके बेचा जाता था, क्लियर। तो चाहनुदड़ो, तो ये किस लिए जाना जा रहा है, यहाँ पे मन के बनाने के बहुत सारे कारखाने थे, मन के, ठीक है, मन के जिनको कहते हैं बीड्स, ठीक है, बीड्स यानी मन के बनाए जाते थे। जो मालाएं होती है ना, माला में जो गोल गोल वो मोती से होते हैं, जैसे वो रुद्राक्ष की जो माला होती है बड़ी सी, जिसको कुछ लोग गले में डालते हैं, तो उसमें जो गोल गोल वो मोती से होते हैं ना, जिनसे माला बनी होती है, उनको बीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो बीड्स यहाँ पे बनाए जाते थे और इनको विदेशों में ले जाके बेचा जाता था, तो विदेशों में बहुत सारी डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तो चाहनुदड़ो, यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक औद्योगिक केंद्र था, तो चाहनुदड़ो था। किसने खोज की, एमजी मजूमदार ने। कहां पे है ये, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी किनारे, सिंधु के किनारे था, ठीक है। यहां से मन के बनाने के कारखाने मिले, यहाँ पे आभूषण गहने बनाए जाते थे, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चाहनुदड़ो से यहां से मिलती हैं, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, अब अगला शहर देखते हैं, अगला शहर लिखेंगे इसमें, ठीक है, कालीबंगा लिखेंगे, कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा या कालीबंगन। तो कालीबंगा अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसकी लोकेशन हमारा जो आज राजस्थान है उसमें हुआ करता था कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा, आपसे क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के और ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, क्लियर है ना, जो जनरल पेपर होता है उसके लिए, ठीक है।
समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा, ठीक है, किस जमाने का एक शहर था? तो सिंधु घाटी के जमाने का शहर था। कहां पर है इसकी लोकेशन? आज ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? आज ये राजस्थान में पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर के किनारे पड़ता था, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे हुआ करता था, ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ए घोष, अमलानंद घोष, ठीक है, ए घोष ने इसको खोज निकाला था, ठीक है। और यहां से क्या मिले? यहां से हल से जुते हुए खेत के बारे में जानकारी मिलती है, प्लोफील्ड, हल से जुते हुए खेत यानी प्लोफील्ड, ठीक है। तो यहां से हमें प्लोफील्ड यानी हल से जुते हुए खेतों के बारे में यहां से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। हल से जुते हुए खेत यहां से मिले, प्लोफील्ड। क्लियर? समझ में आई बात? तो कालीबंगा कोई बहुत बड़ा सिटी यानी शहर नहीं हुआ करता था, ठीक है। एक कस्बे टाइप, एक टाउन के जैसा हुआ करता था। और यहाँ पे जो घर वगैरह थे वो कच्चे ही बने थे, ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है कालीबंगा। क्लियर? तो यहां से कालीबंगा किस लिए जाना जाता है? अपने जुते हुए खेतों के बारे में, यहां से हल से जुते हुए खेतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? समझे? चलिए, यहां तक समझ रहे हैं? अब एक एक करके और कुछ शहर देख लेते हैं। यहां से भी कुछ माँ देवी की, मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है, सड़कों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ ऐसे एडवेंस यहां से मिलते हैं। आगे अगला जो सिटी है उसकी बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं, लोथल, ठीक है, लोथल। लोथल कहां पे हुआ करता था? लोथल हुआ करता था, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ठीक है, लोथल गुजरात। इसकी खोज किसने की थी? इस खोज की थी एस आर राव ने, खोज की थी एस आर राव, ठीक है, एस आर राव ने इसको खोजा था। और जो लोथल था वो क्या हुआ करता था? लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था, यानी पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, जहां से विदेशों के लिए व्यापार किया जाता था। तो ये एक पोर्ट था, यानी एक ये बंदरगाह था, ठीक है, गुजरात में था लोथल, और एक बंदरगाह था। और यहां से क्या है? विदेशों के साथ ट्रेड किया जाता था, ठीक है। तो यहां से बंदरगाह है। और ये किस लिए जाना था? लोथल में क्या मिला है? गोदी, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है, यहां से एक डॉकयार्ड, ठीक है, यहां से मिला है एक डॉकयार्ड। समझ रहे हैं? तो लोथल से गोदी यानी डॉकयार्ड के बारे में जानकारी मिलती है, जहां से जहाज आते थे, सामान लादा और ले गए, या सामान बाहर से आया तो उतारा और फिर लादा और ले गए। तो इस तरह से ये एक पोर्ट बंदरगाह था गुजरात के अंदर, जहां पर विदेशों से व्यापार होता था। तो यहां से क्या मिला है? गोदी यानी डॉकयार्ड के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है ना? हाँ जी। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन, लोथल की पहचान एक गोदी डॉकयार्ड के रूप में, जहां पे शिप आते और जाते थे, जहां से विदेशों के साथ व्यापार हुआ करता था। क्लियर है? चलो, उसके बाद और कुछ शहर हम देखते हैं। जैसे एक और शहर हम देखेंगे गुजरात के अंदर, जिसका नाम था धौलावीरा, 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 ठीक है, धौलावीरा। ये कहां पे है? इसकी भी लोकेशन गुजरात के अंदर, धौलावीरा, ठीक है। इसकी खोज की थी किसने? जगपति जोशी, जेपी जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यहां से हमें कई सारे एविडेंस मिलते हैं। जैसे यहां से हमें एक बांध के बारे में जानकारी मिलती है, डैम यानी बांध, ठीक है, बांध के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ के लोग जो थे ना, पानी को भंडारण, जल भंडारण के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से हमें जल भंडारण, वाटर रिजर्वियर, ठीक है, जल भंडारण के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे ना, ज्यादातर घर बनाने में पत्थर का इस्तेमाल करते थे, धौलावीरा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये जानकारी मिलती है। धौलावीरा एक बड़ा शहर था गुजरात में, जहाँ से हमें बांध के बारे में, जल संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ के जो लोग थे ज्यादातर घरों को बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, पत्थर। क्लियर है? यहां तक समझ रहे हैं? हाँ जी, धौलावीरा। उसके बाद कुछ और एक और शहर हम देख लेते हैं, जैसे कि बनावली, जैसे कि बनावली, ठीक है, बनावली की बात करते हैं, ठीक है, बनावली, बनावली। ये जो शहर था ये पड़ता था हरियाणा,
ठीक है। कहाँ पे था ये शहर? हरियाणा में था। बनावली कहाँ पर? हरियाणा, हिसार, हिसार हरियाणा में, ठीक है। समझ में आ रही बातें? इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी इसकी खोज। रविंदर सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। बनावली, और बनावली से क्या मिले? बनावली से एक हल का टुकड़ा मिला, या खिलौने के रूप में एक हल मिला है, ठीक है। हल किसके रूप में? खिलौने के रूप में, ठीक है। तो खिलौने के रूप में एक हल मिला यहां से बनावली से, समझ रहे? तो बनावली से खिलौने के रूप में एक हल मिलता है, क्लियर। और ये हरियाणा में शहर पड़ता था। यहाँ से कुछ सरसों के बारे में, कुछ सड़कों के बारे में और भी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन ये जाना जाता है किसके लिए? यहाँ से हल के रूप में जो एक खिलौना प्राप्त हुआ, या हल का खिलौना यहाँ से मिलता है, ठीक है। ऐसे ही एक और शहर हुआ करता था, राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में था। राखी गढ़ी शहर कहाँ पे पड़ता था? हरियाणा में, ठीक है। ये भी उस जमाने का शहर था, ये भी काफी बड़ा शहर था हरियाणा में, राखी गढ़ी। तो ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ गए? ठीक है। चलिए, तो ये कुछ मैंने बड़े बड़े शहरों के बारे में हमको बताया कि यहाँ से क्या क्या कुछ मिला है जानकारियां। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इन लोगों की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो कैसा था, ठीक है ना। और इनका फिर धर्म कैसा था, थोड़ा सा इनका रिलीजन देख लेंगे, थोड़ी सी इनकी सोसाइटी समाज को देख लेते हैं ना। फिर थोड़ा सा देखते हैं कि भैया लोग क्या पढ़ना लिखना भी जानते थे? बिल्कुल जानते थे, है ना। इनका जो धर्म था ना, वो अलग अलग देवी देवता की पूजा ये लोग करते थे। और उस जमाने के धर्म की कुछ बातें आज भी चली आ रही हैं, हिंदुओं के धर्म में खासकर, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका समाज यानी सोसाइटी, सोशल सिस्टम इनका यानी समाज, इनका समाज कैसा था, ठीक है। तो समाज में क्या था ना, समाज में आज की तरह जाति प्रथा नहीं थी। जैसे आज क्या है, अलग अलग जातियां हैं, तो इनका जो समाज था उसमें जाति नहीं थी, ठीक है। समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये जो काट रहा हूं इसका मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यानी कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। समझ में आ रही बात है? समाज में कोई ऊंच नीच का ज्यादा भेदभाव नहीं था। समाज में जैसे कहें तो सती प्रथा वगैरह नहीं थी, सती प्रथा, ठीक है। तो इस तरह जो समाज में बाद वाली जो सोसाइटी है, समाज में बहुत सारी बुराइयां, जैसे आज भी, ठीक है, हिंदुस्तान का जो समाज है उसमें बहुत सारी बुराइयां अलग अलग समाजों में, खासकर हिंदू समाज में, है ना। ऊंच नीच का भेदभाव है जाति के आधार पर, ठीक है। वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अनटचेबिलिटी है, ये सारी चीजें, है ना। एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं करती, अपना अलग अलग करते हैं लोग अपने अपनी जाति के अंदर। तो बहुत सारी बुराइयां या बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आज भी हिंदू सोसाइटी में है, या और भी सोसाइटी में चीजें मिलती हैं देखने को। लेकिन इनकी जो सोसाइटी है उसमें आज की तरह जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, और ना कोई सती प्रथा थी, ठीक है। समझ में आ रही बातें? तो समाज में कुछ लोग थे जैसे कि पुरोहित, धर्म का काम देखते थे, कुछ शिक्षा का काम भी, ठीक है। रूलिंग क्लास, शासक वर्ग, तो इस तरह से समाज बटा हुआ था, ठीक है। पुरोहित, ठीक है, शासक वर्ग, ठीक है, व्यापारी और आम जनता। तो इस तरह से समाज में आज की तरह ये पता नहीं है इन लोगों के समाज के बारे में कि परिवार का मुखिया पिता होता था, या परिवार के मुखिया कोई औरत के रूप में माता होती थी। तो अभी तक कुछ जानकारी ऐसी सॉलिड नहीं मिली है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये कुछ दो चार बातें। समाज में ऊंच नीच का भी भेदभाव हुआ करता था, ठीक है। महिलाएं बहुत गहनों वगैरह की बहुत शौकीन हुआ करती थी, आभूषण की। पुरुष भी बहुत सारे आभूषण पहना करते थे, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर हुआ। अब इनका धर्म देख लेते हैं कि इनका जो रिलीजियन था वो कैसा था, यानी इनका धर्म, रिलीजियन, ठीक है। रिलीजियन यानी इनका धर्म, यानी कि धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। अगर इनके धर्म की बात करते हैं तो इस जमाने के जो ये लोग थे ना, इन्होंने किसी अपने देवी देवता के लिए कोई मंदिर नहीं बनाए हैं, यानी टेम्पल के बारे में, मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये लोग ना अलग अलग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। सारे लोग किसी एक देवी या देवता की पूजा नहीं करते थे, ठीक है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत? हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं?
चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो आज की तरह अगर हम देखते हैं, जैसे आज भाई हिंदू धर्म में हिंदू लोग अपना मंदिर बना के पूजा करते हैं, मुस्लिम भाई जो अपना मस्जिद बना के अपना पूजा पाठ का तरीका उनका है, ईसाई जो लोग हैं वो चर्च बना के अपना पूजा पाठ करते हैं, तो सिख जो लोग हैं वो अपना गुरुद्वारे बनाकर पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो लोग हैं आज भारत में, तो वो अपने अलग अलग धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के उनके अपने अलग अलग तरीके हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी जो लोग, एक बड़ी सभ्यता थी जो पाकिस्तान, कुछ अगर आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, समझे ना। और ये कश्मीर, राजस्थान, यूपी, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो इतना बड़ा जो इलाका है, इस इलाके में या इस सभ्यता में सारे लोग किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो ऐसे ही क्या है, एक तो आप देखोगे माँ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे बहुत ज्यादा, माँ देवी जिसको हम मातृ देवी कहते हैं, माँ देवी की पूजा होती थी, है ना, माँ देवी। तो बहुत सारी मिट्टी की, पकाई हुई मिट्टी की बहुत सारी माँ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो ये लोग भी माँ देवी की पूजा करते थे, जैसे आज भी बहुत सारे हिंदू माँ देवी की पूजा करते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक इनके देवता थे, ठीक है, देवता, देवता की पूजा हो रही है, जिनको शिव कहा गया है, शिव या पशुपतिनाथ, ठीक है, ये अपने एक देवता की पूजा करते थे जिनको शिव या पशुपतिनाथ बोला गया, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, ठीक है ना, पशुपतिनाथ, ठीक है। और देखोगे तो ये क्या है, जैसे पीपल, वृक्षों की पूजा होती थी, जैसे पीपल की पूजा हो रही है, समझ रहे हैं ना, पीपल की पूजा हो रही है। कुछ क्या थे, कुछ पशुओं की पूजा है, पशु पूजा भी यहाँ पे होती थी, जैसे कि कुबड़ वाला सांड, जैसे कुबड़ वाला सांड, उसको भी पूजा जाता था, है ना। कुछ पशुओं की पूजा, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, ठीक है, पशुओं में। कुबड़ वाला सांड, ठीक है, सांड, उसकी पूजा होती थी, सांड की, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में, हाँ, मूर्ति पूजा भी हो रही है, मूर्ति पूजा भी ये लोग करते थे, ठीक है ना, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है। लिंग योनि, अपने देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, तो मूर्ति पूजा भी थी, ठीक है। तो आज बहुत सारी बातें इन लोगों के धर्म की हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में आज भी चली आ रही है। पीपल की पूजा उस जमाने में होती, आज भी। सांड की पूजा उस समय भी, आज भी। तो शिव जैसे भगवान उस समय पूजे जाते थे, आज भी पूजे जाते हैं ना। और माँ देवी की पूजा, बहुत सारी देवी की पूजा आज भी हो रही है, उस जमाने में हुआ करती थी। लिंग और योनि की भी पूजा होती थी, लिंग और योनि की पूजा भी होती थी, है ना। तो इस तरह से इनका ये अलग अलग विश्वासों पे आधारित अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के द्वारा बना हुआ इनका धर्म था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ रही चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं कि करके। तो बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पे हम आपको क्लास में बताएं और पढ़ाएं, उन सारी चीजों पर आप ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को आगे करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इनका धर्म हमने देख लिया, इस तरह से मंदिर वगैरह नहीं बनाए इन्होंने अपने किसी देवी देवता के लिए। आगे आगे हम बात करते हैं, ये लोग जो थे ना, पढ़ना लिखना भी जानते थे, तो इनके पास अपनी खुद की एक लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो अब इनकी बात करते हैं, स्क्रिप्ट यानी लिपि की बात करते हैं। स्क्रिप्ट यानी लिपि, ठीक है। तो देखो, ये लोगों ने ना आज की तरह कोई अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं किया था। ये अपने किसी बात को बताने के लिए, है ना, अपने किसी विचार को बताने के लिए, है, अपनी किसी बात को कहते हैं ना एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, तो ये क्या है, ये चित्र बनाते थे। कोई अल्फाबेट नहीं, जैसे मान लो आज हिंदी में ए आ का इस्तेमाल करके अपना लिखते हैं, इंग्लिश में ABCD अल्फाबेट है उनका इस्तेमाल करके लिखते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप, इस टाइप से। तो ये ऐसा इन्होंने अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये क्या थे, अगर इनका हम देखा जाए तो ये चित्र बनाते थे। तो इनकी जो लिपि थी कैसी थी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। तो इनकी लिपि कैसी थी, लिखने का तरीका भाव चित्रात्मक था,
भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक, अपने किसी विचार को लिखने के लिए कोई साइन बनाते थे, जैसे एक त्रिभुज के जैसा कोई साइन बना दिया है ना, इसे दो पैरेलल लाइनें खींच दी, ऐसे ही कुछ मछली के जैसा कुछ ये ऐसा बना दिया है, या कुछ ऐसे साइन इन्होंने बना दिए, समझे ना। तो अब इन साइनों का क्या मतलब है, ये तो यही लोग जाने, आज तक इनकी हम इन लिपि को मतलब समझने के लिए भाषा कह देते हैं, इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है जब कुछ समय बाद इनकी स्क्रिप्ट लिपि को पढ़ लिया जाए तो और चीजें अच्छे से हमारे सामने आएंगे और हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर, चलो यहां तक समझ रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को जो है ना बाट माप का भी ज्ञान था, बहुत सारे बाट माप तराजू के पलड़े वगैरह मिले, ठीक है। अब देखो ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, वो आज तक नहीं पता लग पाया है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग विचार दिए कि इस वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई या इस वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। क्लियर है ना। तो अभी तक जो है पता नहीं लग पाया है, फिर भी जैसे कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए हैं, अलग अलग उन्होंने अपने मत बताए हैं, जैसे कि आर्यंस का अटैक हुआ उस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई है, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, या सूखा पड़ा है, या नदियां सूख गई है ना, या बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आ गई। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो बाढ़ की वजह से बताया था, कोई कोई भूकंप की वजह से, कोई सूखा पड़ा लंबा सालों साल, 200-300 साल है, नदियों सूख गई या नदियों ने अपने रास्ते बदल दिए, नदियों में बाढ़ आ गई, ठीक है। तो कोई एक कारण नहीं है और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई थी, जो इस भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो ये जो पहला टॉपिक है हमारा, ये हो जाता है कंप्लीट, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, चले। तो ये सारी चीजें यहां पे रही और अगला जो टॉपिक है जिसको हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वैदिक एज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसको आप लिखें, वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक एज, वैदिक काल, या इसका दूसरा नाम भी है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन, एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यों का आगमन, ठीक है, आर्य। और ये टाइम पीरियड कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, भारत में आर्यों का आगमन। क्लियर? हाँ जी, हाँ यहां तक समझ रहे हैं। चलो अब देखो, ये जो आर्यंस थे ये 1500 बीसी के आसपास आए थे। अब देखो आर्यंस के बारे में ना कुछ हिस्टोरियंस अपने अलग अलग विचार देते हैं, समझ में आ रही बातें। जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने बताया कि आर्यंस नॉर्थ पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक रीजन से आए थे, है ना। दयानंद सरस्वती हुए एक भारत के ही एक समाज सुधारक, उन्होंने बताया कि आर्यंस जो है तिब्बत से भारत में आए थे। समझ रहे हैं? हाँ जी, तो ये कुछ 2-3 बातें लिख लो। जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक इनको जो कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब थे, भारत के एक नेता थे। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि ये आर्यंस कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, एक और हमारे लीडर हुए, उन्होंने बताया था दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इन्होंने बताया कि आर्यन कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक है, तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक होम, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से आए थे। एक और इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था मैक्स मूलर, विदेशी थे, यूरोप के रहने वाले थे, एक इतिहासकार मैक्स मूलर। ठीक है, इन्होंने बताया कि भारत में जो आर्यंस आए थे वो आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और इन्हीं की बात को ज्यादा सही यानी ऑथेंटिक माना जाता है। तो तिलक के अनुसार क्वेश्चन आएगा तो आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक होम, उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर की बात को ज्यादा सही माना जाता है, जो यूरोप के रहने वाले एक विद्वान थे, ठीक है, स्कॉलर थे। इन्होंने बताया था कि भारत में जो आर्यंस आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। क्लियर है? समझ रहे आप?
चलो, और आर्यंस के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है वेदों से। इस वजह से इस टॉपिक का नाम पड़ जाता है वैदिक एज, वैदिक काल या वैदिक युग। समझे? तो एक एक करके अब हम देखते हैं कि भाई आर्यंस ने जो वेद लिखे उनमें क्या क्या है और कहाँ से कैसे एग्जाम में के उससे पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो ये तो दो तीन बातें यहाँ पे हो गई। अब बातें करते हैं कि आर्यंस के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास जो सबसे ऑथेंटिक एक सोर्स है वो है वेद। या आर्यंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वेदों में सबसे जो पुराना माना गया है उसका नाम है ऋग्वेद। तो एक एक करके चारों वेदों को देखते हैं उनमें क्या क्या लिखा है, फिर कुछ और इनके से संबंधित बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं हम ऋग्वेद की। किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं, समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही भारत का सबसे पुराना वेद है, या चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, या ये भी कह सकते हैं, या हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि ये जो भारत में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें या जो ग्रंथ लिखे गए, बुक्स थी, उनमें सबसे पुराना इसको माना गया है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में आर्यों ने अपने देवताओं की पूजा पाठ के लिए, जो देवता थे उनके, उनकी प्रार्थना या उनकी पूजा कैसे करनी है उससे संबंधित क्या दिए हुए हैं? मंत्र दिए हुए हैं। इसमें मंत्र लिखे हुए हैं बहुत सारे ऋग्वेद में। तो आर्यों ने, ऋषि मुनियों ने अपने देवताओं के बारे में पूजा पाठ, प्रशंसा के, है ना, उनको खुश करना, उनकी यश ज्ञान करना, उस बारे में बहुत सारे मंत्र लिखे। तो ये एक मंत्रों का ये एक कहते हैं ना संग्रह है ऋग्वेद। ठीक है, मंत्र इसमें बहुत सारे जिनको सूक्त कहा जाता है। तो अगर ऋग्वेद में कितने मंत्र माने गए हैं? ऋग्वेद में 1028 मंत्र या सूक्त दिए हुए हैं। कितने सूक्त हैं इसमें? 1028 सूक्त हैं, या कहने के लिए इनको मंत्र भी कह देते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद आर्यों ने लिखा, ऋषि मुनियों ने लिखा था। ठीक है, और कहते हैं कि जो वेदों में जो नॉलेज ज्ञान है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह खुदा ने इस नॉलेज को दिया है, गॉड गिफ्टेड है ये नॉलेज। ठीक, समझे? और 1028 सूक्त या मंत्र दिए हुए हैं इसमें। ठीक, और ऋग्वेद में ना टोटल अगर देखी जाए तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल मतलब कितने चैप्टर हैं इसमें, या इसकी अलग अलग 10 बुक भी कह सकते हैं, समझने के लिए चैप्टर कह देते हैं, है ना, बुक कह देते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, मंडल वर्ड यूज हुआ है। तो ऋग्वेद में सीधा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र या सूक्त हैं इसमें, है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यानी चैप्टर हैं। मंडल मतलब चैप्टर कितने इसमें? तो 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर इसमें पुराने हैं, कुछ न्यू हैं, है ना। जैसे 1, 8, 9 और 10 ये तो न्यू मंडल है ना, नए हैं बिल्कुल। और 2 से लेके 7 तक जो मंडल हैं वो कैसे हैं? वो पुराने हैं, वो मंडल पुराने हैं। समझे आप? क्लियर है? तो इस तरह से ऋग्वेद सबसे प्राचीन बुक है, वेदों में सबसे प्राचीन है। भारत में जितनी भी बुक लिखी गई उनमें सबसे प्राचीन इसको माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया का ये सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, बुक है। क्लियर? समझे? और इसमें 1028 सूक्त हैं, मंत्र हैं, कुछ नए मंडल हैं। जैसे 1, 8, 9, 10 ये न्यू है, नए मंडल कहे जाते हैं। 2 से 7 तक पुराने मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, जिनमें अलग अलग देवताओं के बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। और इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें आर्यों का समाज, ठीक है, उनका धर्म, उनकी राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित भी बहुत सारी बातें हमको मिलती हैं। ठीक है, समझे यहां तक? चलिए, तो ये हो गया। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र कौन से वेद में दिया हुआ है? तो गायत्री मंत्र जो था ऋग्वेद में ही दिया हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये इस मंत्र की कुछ लाइनें हैं, तो इसको गायत्री मंत्र कहा गया है। और ये ऋग्वेद में दिया हुआ है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ये 3रे मंडल में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। 3रे चैप्टर में या 3री बुक में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो किसी प्रकार से कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल शांति से एक एक करके चीजों को हमें समझना और पढ़ना है, और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है।
चलिए, ऋग्वेद आ गया समझ में। अब बात करते हैं दूसरा वेद जिसका नाम है सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद, सामवेदा। ठीक है, सामवेद में क्या है, सामवेद को भारतीय संगीत की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत की पुस्तक कहा जाता है, बुक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यहीं से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। तो सामवेद क्या बोला जाता है, इसको संगीत की पुस्तक कहा जाता है, संगीत की पुस्तक कहते हैं इसको। ठीक है, भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वो इसी वेद से हुआ है। ठीक है, भारतीय संगीत का जन्म कहां से हुआ है, इसी सामवेद से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, हाँ, अथर्ववेद। तो सामवेद से। कौन से वेद को या कौन सी पुस्तक को संगीत की पुस्तक भी बोला जाता है, बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, तो वो सामवेद है। ठीक है, समझ रहे हैं इतना। चलिए, उसके बाद इसमें बहुत सारे जो मंत्र हैं ना, बहुत सारे मंत्र इसमें, लगभग 75% जो मंत्र हैं वो कहाँ से इसमें उधार लिए गए हैं, वो ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। ठीक है, वो मंत्र ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। तो 25% इसमें ओरिजिनल यानी नए मंत्र लिखे गए हैं, बाकी 75% जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से उठा के इस वेद में लिख दिए गए। ठीक है, समझे। तो इस वेद को किस लिए जाना जाता है, संगीत के लिए। यहीं पे जो हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, उनका जन्म यहीं से होता है, भारतीय संगीत का जन्म यहीं से होता है। क्लियर। चलो, तो सामवेद मतलब संगीत की पुस्तक। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करते हैं यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेदा, यजुर्वेद, यजुर्वेद। क्लियर। यजुर्वेद को कहा जाता है यज्ञों की पुस्तक। इसमें यज्ञ हवन से संबंधित, यज्ञ हवन, ठीक है, पशु बलि, उससे संबंधित इसमें बहुत सारे मंत्र या नियम लिखे हुए हैं। तो ये यज्ञों से संबंधित है, इसमें यज्ञ हवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, यज्ञ हवन से संबंधित इसमें बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं। ठीक है, यज्ञ हवन है, बलि, कर्मकांड। ठीक है, बलि, कर्मकांड, रिचुअल जिनको कहते हैं ना, कर्मकांड। ठीक है, तो ये यज्ञ हवन से संबंधित पुस्तक है। बलि, पशु बलि हो गई है, कर्मकांड हो गए, रिचुअल जो। ठीक है, और क्या किस किस तरह से यज्ञ करना है, कैसे यज्ञ हवन करने हैं, उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो ये सारी बातें सब यहाँ पर डिटेल से लिखी हुई है। किसमें, इस यजुर्वेद में। और यजुर्वेद जो है ना, इसको गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है, दोनों स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसको पद और गद्य दोनों ही स्टाइल में लिखा गया, पद और गद्य में। ठीक, समझे। तो यजुर्वेद मतलब या से यज्ञ। ठीक है, क्लियर। और ये पद और गद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। हाँ जी, क्लियर है। चलो, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसके बाद बात करते हैं हम कौन से वेद की, जो चौथा वेद है हमारा, कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना है। ठीक है, किसी पे काला जादू करना हो, है, किसी पे वशीकरण मंत्र करके उसको अपने वश में करना हो, तो इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना, हाँ, वशीकरण से संबंधित इसमें मंत्र दिए हुए हैं। तो इसको कई बार क्या बोला जाता है, इसको जादू टोना की पुस्तक भी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या दिए रखे हैं, इसमें तंत्र मंत्र से संबंधित इसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारी इसमें बातें हैं। इसको जादू टोना की पुस्तक कहते हैं, बुक ऑफ म्यूजिक भी कहा है, इसको बुक ऑफ मैजिक, जादू टोना। ठीक है, इसको जादू टोना की किताब भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे जादू टोने से संबंधित बातें हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमें खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं कि
कौन से मौसम में कौन सी फसल हमें उगानी है उस फसल के लिए क्या क्या जरूरी मौसम की बातें पता होनी चाहिए, है ना, कब खेत में बीज डालना है, कब उसकी निराई करनी है, इस तरह से संबंधित बहुत खेती से सारी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें कृषि के बारे में भी जानकारी देता है। तंत्र मंत्र की पुस्तक कहा जाता है इसको, जादू टोना की पुस्तक, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित, है ना, भूत प्रेतों को भगाने से संबंधित बहुत सारे इसमें मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको किसी को जादू सीखना है तो इस वेद को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझे? हाँ जी। इसमें साथ ही साथ ना कुछ और भी लोग जो तो यहाँ पे रहते थे ना, अनार्य वगैरह, है ना, अनार्य जो आर्य नहीं थे उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अनार्य लोगों के बारे में भी यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो ये 4 वेद थे, ठीक है, समझे? हाँ जी, जिनसे हमें अलग अलग विषय या अलग अलग बातें हमें पता चलती है, और आर्यंस के बारे में हमें बहुत सारी बातें जानने को, सीखने को, समझने को मिलती है। ठीक है, और इसी जमाने में ना इन लोगों ने बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे, जैसे आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, रामायण, महाभारत। तो ये जो सब जो लिटरेचर, जो साहित्य है, ये सब आर्यंस लोगों ने ही लिखे। और ये जो इनका पूरा जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में मिलता है। ठीक है ना, शुरुआत में जो वेद थे ना, इनको मौखिक ही जो है आगे बढ़ाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे ऋषि मुनियों को ज्ञान मिला भगवान से, ठीक है, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुना सुना के उसको याद करवाया, फिर उन बच्चों ने अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया, तो इस तरह से चलता रहा। फिर बाद में इन वेदों को संस्कृत भाषा में लिख लिया गया। फिर और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए इन वेदों को समझने के लिए, जानने के लिए, है ना। जैसे कि आरण्यक लिखे गए, जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने कुछ क्या है किताबें लिखी जिनको आरण्यक बोला गया। पुराण लिखे जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पुराण 18 पुराण हैं, ठीक है, समझ मारी बातें। पुराण लिखे गए, पुराण, पुराण का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, तो 18 पुराण, ठीक है, जैसे विष्णु पुराण, नारद पुराण, है ना, समझ मारी, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण। तो पुराणों से हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है, राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी वंशावलियां दी हुई है पुराणों में। ठीक है, समझ रहे? ऐसे उपनिषद लिखे गए, 108 उपनिषद लिखे गए, ठीक है, जो उपनिषद यानी अध्यात्म जुड़े हुए हैं, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, ठीक है। भारतीय राजनीति इससे पता चलता है, ठीक है, राजनीति से पता चलता है इसमें, ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे आप देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ, ठीक है, अध्यात्म, ठीक है, ठीक है। तो ये जो उपनिषद है ना, जिसमें भगवान है या नहीं, है ना, आत्मा, परमात्मा कैसे, क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब बातें उपनिषदों में लिखी हुई हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, यानी स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई बातें, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए, जैसे रामायण महाभारत लिखी गई। क्या लिखी गई? रामायण और महाभारत लिखी गई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 600 बीसी के करीब ईसा पूर्व में, ठीक है, रामायण को लिखा गया था, रामायण, ठीक है, जिसमें श्री राम भगवान और सीता माता और उनके वनवास जाने की कहानी, फिर लंका में जो रावण था, ठीक है, उससे युद्ध हुआ, उसको मारने की कहानी, तो वो सब बातें जो हैं इसी ग्रंथ में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है ये। 600 बीसी से इसकी लिखने की शुरुआत हुई थी, और इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है। और ये बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा महाकाव्य इसको कहा जाता है, ठीक है, रामायण, समझे। और इसमें शुरुआत में 6000 श्लोक हुआ करते थे। कितने? 6000 श्लोक यानी मंत्र। फिर हो गए वो 12,000, ठीक है, उसके बाद हो गए 24,000। तो आज इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 इसमें श्लोक दिए हुए हैं। संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक, और इसको लिखा था किसने? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है। और इसमें जो श्री राम भगवान हैं और सीता माता, उनके से संबंधित इसमें कहानी दी हुई है, ठीक है, समझ मारी बातें। तो
इसमें हजारों मतलब हजारों मंत्र हैं और ये 520 से शुरुआत होते होते ना इसको कब तक पूरा किया गया, 500 एडी ईस्वी सन तक लिखा गया। तो अलग अलग टाइम पर इसमें बहुत सारे अलग अलग मंत्र लिखे जाते रहे थे, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक पूछ लेगा आपसे कि भाई सीधे से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता है एग्जाम में। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, कौन सी भाषा में, संस्कृत में लिखी है ना। जब इसके लिखने की शुरुआत हुई थी तो इसमें कितने श्लोक थे, उस समय इसमें 6,000 श्लोक थे, उसके बाद कितने हो गए, 12,000 हो गए, और आज प्रेजेंट में कितने, 24,000 हैं। अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तुलसीदास जी ने भी इसका एक अच्छा अनुवाद किया था, ठीक है, तुलसीदास जी ने रामायण, ठीक है, मध्यकाल में, समझ रहे आप। चलिए, वाल्मीकि जी ने लिखी। तो ऐसे ही महाभारत भी लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा, ठीक है। महाभारत उसकी भी शुरुआत इसी समय से हो रही है, 500 बीसी कह दो, ठीक है, इस समय से शुरुआत हो रही है महाभारत की, ठीक है, जिसमें भरत वंश के राजाओं यानी कौरव और पांडवों की कहानियां दी हुई हैं, कैसे राजपाट के लिए, हिस्से के लिए वो एक ही परिवार भाई भाई थे आपस में, और फिर सत्ता के लिए, है ना, उनमें युद्ध हुआ, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक चला कुरुक्षेत्र में, ठीक है, हरियाणा में, और उसमें पांडवों की जीत होती, कौरव हार जाते। तो ये कहानी है वो महाभारत नाम की इस पुस्तक में मिलती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 500 बीसी में लिखने की, है ना। और इसको भी ना 500 एडी तक लिखा गया, इसमें भी बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है। शुरुआत में महाभारत में कितने श्लोक हुआ करते थे, कितने मंत्र, 8,800 श्लोक हुआ करते थे, मंत्र थे या श्लोक थे। फिर हो गए किसमें, इसमें फिर इसमें हो गए 12,000, ठीक है, फिर इसमें हो गए 24,000, और आज इसमें कितने हैं, 1,00,000, ठीक है। आज इसमें वर्तमान में कितने श्लोक हैं या कितने मंत्र हैं महाभारत में, 1,00,000 श्लोक हैं। और महाभारत का ही एक हिस्सा है गीता या भगवत गीता, ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने क्या, कृष्ण भगवान ने किनको, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। एक तरह से अध्यात्म की बातें बताई थी, मोक्ष की बात बताई थी, ठीक है ना। हाँ जी, समझ रहे हैं, क्लियर है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई महाभारत को किसी एक टाइम में लिखा गया है, नहीं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग यहाँ पर मंत्र इसमें लिखते या जोड़ते हुए चले गए थे। शुरुआत में जैसे 8,800 श्लोक थे, पूछता है, फिर 12,000 हो गए, फिर 24,000 हो गए, आज वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में क्या है, कौरव पांडव की कहानी मिलती है, ठीक है, जिसमें वो अपने साम्राज्य के लिए, हिस्से के लिए लड़ते हैं, कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, ठीक है, समझे। हाँ जी, भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक हिस्सा है, पार्ट है, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, रहस्य दिया था, बहुत मतलब बड़ी बातें बताई थी, दर्शन एक ज्ञान, ठीक है, समझे। तो ये इस तरह से कुछ उस जमाने में लिखी गई किताबें हैं, ठीक है, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ रहे हैं। हाँ जी, शुरुआत में जो आर्यंस थे ना, ये अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था देखते हैं, शुरुआत में आर्यंस की जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो जो थी था ना इनकी अर्थव्यवस्था, वो इस शुरुआत में क्या थे, पशु चराते थे, और पशुओं में ज्यादा महत्वपूर्ण इनको क्या था, गाय, ठीक है। गाय की जो ये पूजा करते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, गाय की पूजा, ठीक है, समझे। तो अब कुछ और इनकी महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं, इन आर्यंस के लोगों की, ठीक है। जैसे कि भाई इनका समाज कैसा था, है ना, जैसे फिर ये क्या काम करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक एक करके इन चीजों को हम आगे देख लेते हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो ना, ये जो वैदिक काल है, जो वैदिक युग है, वैदिक काल या वैदिक युग, ठीक है ना, इसको अगर हम देखा जाए तो ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा हुआ इतिहासकारों ने, ठीक। वैदिक काल को जो कहां से शुरू होता है, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलता है, ठीक है, इसको कहते हैं वैदिक काल, या इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहते हैं इसको, जो 1500 बीसी से लेके चलेगा 1000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक चलेगा, ठीक है।
इसको कहा जाता है, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उसको कहेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जो आपका 1000 बीसी से लेके शुरू होगा 600 बीसी तक, ठीक है। तो इस जमाने का समाज अलग था, इन लोगों का समाज अलग था, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि भाई इस समय ये क्या करते थे, इस समय क्या करते थे, तो थोड़ा सा अंतर है इन चीज़ों में, ठीक है। तो इनको एक एक करके अब देख लेते हैं, आगे हम समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर, चलो ठीक है। तो अगर हम इनका समाज देखते हैं कि यहाँ के लोगों का जो समाज था, सोसाइटी कैसी थी, समाज, ठीक है। तो समाज जो इनका था ना, पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था इनका। पितृ सत्तात्मक, परिवार का मुखिया पिता या एक पुरुष होता था और पुरुष के रूप में वो पिता होते थे। तो परिवार कैसा था, पितृ सत्तात्मक। परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता। क्लियर, हाँ जी। दूसरा पॉइंट है इसमें आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि भाई यहां पर जो क्या था, पितृ सत्तात्मक भाई था। समाज में कोई आपको यहां पर क्या जाति प्रथा देखने को नहीं मिलेगी कि मेरी ये जाति है ना, कोई जाति प्रथा नहीं थी। दूसरा आप इसमें लिखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट कि समाज में क्या वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध, ठीक है, समझे। तो समाज पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। समाज में जाति नहीं थी कि मेरी ये जाति है, कि मैं ये हूं, मैं यादव या गुर्जर है, या मैं जाट है, या मैं ये, ठीक है, समझे। या वर्ण व्यवस्था कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, ऐसा भी नहीं था। पितृ सत्तात्मक समाज था और समाज में क्या थी, समानता थी। महिलाओं को भी बहुत सारे अधिकार थे, जैसे महिलाओं को राजनीति में जाने का अधिकार था, है ना। जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, उनका बड़ा सम्मान किया जाता था, तो उनको शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। समझ में आ रही बातें, शिक्षा का अधिकार था, उनका बड़ा सम्मान होता था। महिलाएं राजनीति में जा सकती थी, किस में जा सकती थी, राजनीति में शामिल हो सकती थी महिलाएं, ठीक है, राजनीति में, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से समाज कुल मिला के ठीक था, समाज में भेदभाव नहीं था, ठीक है। कुछ पुरोहित पुजारी लोग थे जो शिक्षा और धर्म का काम देखते थे, है ना। कुछ कबीले के सरदार जिनको राजा कहा गया, वो योद्धा थे जो कबीले की रक्षा करते थे, गायों की रक्षा करते थे, और आम जनता। तो इस तरह से इनका समाज बटा हुआ था, ठीक है। यहाँ के समाजों की कुछ महत्वपूर्ण बातें, महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और उनको भी बहुत सारे अधिकार समाज में मिले हुए थे, ठीक, समझे, हाँ जी। इसके बाद बात करते हैं कि इन लोगों का समाज देख लेते हैं, जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो टाइम पीरियड था, यानी ईसा पूर्व वाला जो समय था। तो अगर हम इसके समाज की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 क्या था, यहाँ पे भी परिवार का मुखिया पिता ही होता था। तो इनका समाज भी कैसा, यहाँ पे भी पितृ सत्तात्मक समाज था। कैसा था, पितृ सत्तात्मक समाज था। परिवार का मुखिया पिता या पिताजी हुआ करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाति प्रथा आ जाती है, अलग अलग जाति के लोग आ गए। तीसरा, यहीं पे वर्ण व्यवस्था आ गई, क्या आ गई, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। समझ रहे हैं कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण आज भी हैं हिंदू समाज में। ब्राह्मण सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय जो रक्षा करेंगे, राजा बनेंगे। तीसरा कौन होते थे, वैश्य जो खेती बाड़ी और व्यापार करेंगे। चौथा थे शूद्र जो कहते थे कि वो सबकी सेवा करेंगे। तो इस तरह से समाज बट गया। फिर अलग अलग जातियां आ गई, तो समाज में भेदभाव शुरू हो गया, असमानता आ गई। तो समाज में क्या हो गया, भेदभाव शुरू हो गया, ऊंच नीच का भेदभाव हो गया, ठीक है। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे भी क्या है, महिलाओं की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, खराब हो रही है, निम्न होती जा रही है। उनके बहुत सारे अधिकार कम कर दिए, शिक्षा का अधिकार कम कर दिया। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, इधर विधवा फिर से शादी कर सकती थी, ठीक है। राजनीति में जाने का अधिकार छीन लिया। तो समाज में धीरे धीरे बुराइयां आ रही हैं, समाज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है ना, मतलब जटिल नियम बनते जा रहे हैं, अलग अलग कि ऐसा नहीं करेगा, ये होगा, वैसा ऐसा वैसा। तो समाज में बुराइयां आ गई, समाज कठोर हो गया, जटिल होता चला गया, बहुत सारे नियम बना दिए। महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा क्या खराब होती चली गई। तो इस तरह समाज में हम अलग अलग ये डिफरेंस यानी अंतर देखते हैं, ठीक है, समझे यहां तक। तो ये इनका समाज ये और इन लोगों का समाज ये, ठीक। अब आगे इनकी बात कर लेते हैं, इनकी किसकी, अर्थव्यवस्था की। कि भाई ये जो उत्तर वैदिक काल था ना, है ना, जो मैंने बताया अभी, ये इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं।
अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर जो दूसरा टाइम हम इधर लिखेंगे उत्तर वैदिक काल, उनकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे ना, जो 1500 वाला जो टाइम पीरियड है ना, 1500 बीसी से जो चले गए 1000 बीसी तक, है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ के जो लोग थे मुख्य रूप से क्या थे, पशुपालन करते थे, पशुपालन, इनका मुख्य काम क्या था, पशुपालन। खेती बाड़ी होती थी लेकिन खेती बाड़ी बहुत कम है, खेती की शुरुआत हो गई है, ये लोग अनाज पैदा भी करते थे लेकिन कम था। मुख्य काम, बड़ा काम क्या था, पशु पालते थे, और पशुओं में भी गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा। और पशुओं में महत्वपूर्ण क्या था, गाय को बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व दिया। गाय, जिसके पास ज्यादा गाय समाज में वो ज्यादा धनी, वो ज्यादा अमीर, वो ज्यादा प्रभावशाली, उसका ज्यादा सम्मान। समझ में आ रही बातें। तो इस टाइम पीरियड में आर्यों का मुख्य काम या उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी पशुपालन पे आधारित, ठीक है, पशु पालते थे ये लोग। क्लियर है, ठीक है। खेती बाड़ी भी हो रही है लेकिन वो अभी बहुत कम हो रही है। समझ में आ रही बातें। और गाय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, आगे चल के गाय बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से भी पवित्र बन जाएगी। क्लियर। गायों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े और चोरियां होती रहती थी, समझे। और यहां पे लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आयरन की जानकारी यहां पे नहीं थी, लोहे का इस्तेमाल इधर नहीं हुआ था, आयरन नहीं मालूम था इनको। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन की जानकारी। क्लियर। उसके बाद अगर हम इधर देखते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ी सी देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसकी बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो इनकी अर्थव्यवस्था है, इनका मुख्य काम हो गया खेती बाड़ी, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, खेती बाड़ी मुख्य काम हो गया, खेती बाड़ी। अब लोग पशु तो अभी भी चरा रहे हैं, पशुपालन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जोर, ज्यादा काम किस पे किया जा, ज्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, खेती बाड़ी पे ज्यादा ध्यान जा रहा है। गेहूं है, चावल है, तो इस तरह से अनाज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है धीरे धीरे, और खेती बाड़ी मुख्य धंधा हो गया, इनका मुख्य काम हो गया, ठीक है। नंबर 2 पशुपालन अभी भी हो रहा है, पशुपालन, लेकिन मुख्य काम था खेती बाड़ी धीरे धीरे। और इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे यहाँ पे लोहे की शुरुआत हो जाती है, लोहा, आयरन का इस्तेमाल, आयरन यानी लोहे की शुरुआत। ये जो 1000 बीसी से लेके जो टाइम पीरियड है 600 बीसी का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय लोहे की शुरुआत हो चुकी थी। बढ़ई का काम करने वाले हैं, रथ बनाने वाले, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी समाज में आ चुके थे। तो इस तरह से आप इनका अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जो काम धंधे हैं वो देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। समाज पहले हमने देखा, अब इनकी अर्थव्यवस्था देखी कैसे क्या काम। अब इनका थोड़ा सा धर्म देख लेते हैं कि इन लोगों का धर्म कैसा था और इन लोगों का धर्म कैसा था, ठीक है। और फिर आगे थोड़ी सी बात करते हैं। और आज जो हिंदू धर्म है, हिंदू जो समाज है ना, वो ज्यादातर किस पे आधारित है, वो जो आर्यों का, वेदों का जो समाज था या उन लोगों का जो समाज था या धर्म था ना, वही आज हिंदू समाज या धर्म का आधार बना हुआ है, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम इनकी बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था देख ली, अब इनका हम धर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये जो वैदिक काल था ना पूरा, मैंने बताया था आपको, ठीक है, वैदिक काल, ठीक। तो ये ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो 1500 से शुरू होता है और 1000 बीसी तक रहेगा, ठीक है, ईसा पूर्व। और दूसरा जो टाइम है इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज कहते हैं, उत्तर वैदिक काल, लेटर, इसको कहते हैं अर्ली वैदिक एज। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो अर्ली वैदिक एज, और ये लेटर वैदिक एज, ठीक है, लेटर वैदिक एज। ये जो 1000 से शुरू होता है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो स्टार्ट होता है, समझे, ठीक है। हाँ जी। यहां पर अगर हम इनके धर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो इन लोगों का जो धर्म था वो एक तरह से प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे अग्नि की पूजा, सूर्य देव की पूजा, है ना, वायुदेव की पूजा, अग्निदेव, वायुदेव, जैसे पवन देव। तो इस तरह से प्रकृति के अलग अलग रूपों की देवता के रूप में पूजा किया करते थे। तो इस समय जो इनका धर्म था, ठीक है, उस धर्म में क्या, इंद्र इनका जो थे वो सबसे बड़े देवता थे, इंद्र भगवान। इस टाइम पीरियड में आर्यों का जो धर्म था उसमें इंद्र जो थे उनके एक सबसे बड़े देवता थे, इंद्र भगवान, जिसकी पूजा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इंद्र भगवान।
ठीक है, ये युद्ध के देवता कहे जाते थे। ठीक है, युद्ध के देवता हैं, बारिश के देवता हैं, और आर्यंस लोगों के ये सबसे बड़े भगवान थे इस जमाने में इंद्र। ठीक है, देवियां की पूजा नहीं हो रही, ना के बराबर है अदिति, उषा, तो इस तरह से बहुत कम देवियों की पूजा है, ज्यादातर देवताओं की ही पूजा होती थी। या आर्यंस लोग शुरुआत में इंद्र जैसे भगवानों की पूजा किया करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा इस जमाने में नहीं हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा आप, बाद में शुरू होगी मूर्ति पूजा। तो इंद्र इनके मुख्य देवता थे, जो युद्ध के देवता हैं, है ना, वर्षा के देवता भी कहे जा रहे हैं, युद्ध या वर्षा के देवता हैं। दूसरे जो इनके भगवान थे कौन थे, अग्निदेव थे, है ना, अग्निदेव, अग्नि की पूजा होती थी। ठीक है, अग्नि को पवित्र माना जाता था, और अग्नि में जो भी हम यज्ञ हवन करते समय जो उसमें आहुति देते हैं, उन आहुतियों के द्वारा जो भगवान से मांगते हैं या भगवान को जो कहते हैं अर्पण करते हैं, वो सब पहुंच जाता है। तो अग्नि जो हमारी बात भगवान तक पहुंचाते हैं यज्ञ हवन के द्वारा, और अग्नि में जब आहुति देते हैं, हवी वगैरह डालते हैं, तो वो सारी चीजें सब भगवानों को मिल जाती है, ऐसा माना गया। तो अग्नि इनके एक दूसरे बड़े देवता थे इस जमाने में आर्यों की, जिसकी पूजा होती थी। ठीक है, ऐसे एक तीसरे और भगवान हुआ करते जिनका नाम था वरुण देव, वरुण। ठीक है, जो जल के देवता हुआ करते थे, जिनको बोला गया है जल के देवता। तो इस तरह ये इन जमाने में तीन इनके मुख्य क्या थे, भगवान थे। इंद्र सबसे बड़े भगवान थे, फिर अग्नि, और फिर वरुण। ठीक है, और भी कई देवता थे छोटे, लेकिन इनकी ज्यादा पूजा हो रही है। देवियों का स्थान बहुत कम था, उनकी ना के बराबर पूजा होती थी। उषा, दैती, इस तरह की देवियों की कुछ पूजा यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, समझे। अब इन लोगों का धर्म देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यज्ञ हवन के द्वारा ये लोग अपना देवताओं की पूजा करते थे। इधर कोई मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। अब इधर देखते हैं इनका जो धर्म था, यहां तक आते आते जो इनका धर्म है उसमें कई सारे बड़े बदलाव हो गए। जैसे अब इंद्र भगवान की जगह यहां पर इनके एक बड़े देवता थे जिनका नाम था प्रजापति, इनकी पूजा होती थी। इनकी पूजा हो रही है, प्रजापति की पूजा हो रही है। एक बड़े भगवान है प्रजापति, जिनको कहा गया है कि इन्हीं ने पूरी दुनिया को बनाया है, इनको सृजन का देवता कहा जाता था। ठीक है, यही सबको इन्होंने बनाया है, तो सृजन के देवता कहे जाते थे ये, सृजन के देवता। ठीक है, दूसरी यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा हो रही है। दूसरे देवता कौन है, विष्णु जी हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं, सबको पालते हैं, रक्षा करते हैं। और तीसरे एक भगवान थे जिनका नाम था रुद्र भगवान, रुद्र, जो बाद में शिव जी के रूप में प्रसिद्ध हो गए, शिव जी, रुद्र भगवान। इनको बारे में कहा जाता था कि ये विनाश के देवता है। क्या है ये, विनाश के देवता है। अगर ये रुष्ट हो जाए तो पूरा सब कुछ तहस नहस यानी विनाश यानी बर्बाद कर देंगे ये लोग। ठीक है, समझे। तो इस समय भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या है, देवियों की पूजा शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे कुछ मूर्ति पूजा यहाँ पे शुरुआत हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही लेकिन धीरे धीरे मूर्ति पूजा शुरुआत हो जाती है। देवता भी बदल गए, है ना। और यहाँ तक आते आते समाज, इनके धर्म में ना ज्यादातर अंधविश्वास, है ना, कर्मकांड बहुत ज्यादा फैल गए। धर्म बहुत कहते हैं ना महंगा और जटिल हो गया। यज्ञ हवन करने वाले जो पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, वो बड़ी बड़ी दक्षिणा की मांग करना शुरू कर दिया है। पशु बलि बहुत ज्यादा दी जा रही थी, यज्ञ हवन कर्मकांड बहुत ज्यादा फैलते हुए चले गए थे। तो धीरे धीरे समाज में इनके धर्म में बुराइयां आनी शुरू हो गई। तो ये यहाँ पर तीन इनके मेन देवता हुआ करते थे। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था आज वैदिक एज, वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें हमने देखा कि भाई किस तरह कहाँ से आर्यंस आए, फिर उन्होंने जो कुछ बुक्स किताबें यहाँ पे लिखी उनके बारे में पढ़ा, वेदों के बारे में पढ़ा, रामायण महाभारत है ना, उपनिषद है, पुराण है, इन सबको हमने देखा। उसके बाद फिर इन लोगों का समाज कैसा था। इस वैदिक काल को पूरे दो भाग में बांट दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, समझे। और फिर हमने उनका समाज देखा कि भाई उत्तर वैदिक काल में कैसा समाज था, है ना, ऋग्वैदिक काल में कैसा समाज। फिर हमने उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था देखी। और फिर अब हम यहाँ पे आपको मैं धर्म की बात बता ही रहा हूँ, है ना, ये सब। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा वैदिक एज, ये हो जाता है कंप्लीट। क्लियर, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक शुरू होता है उसकी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक शुरू होता है हमारा बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो 600 बीसी के आसपास भारत में ना कई सारे विचार आ रहे थे। ठीक है,
आर्यों का जो धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई है ना, शूद्र लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो कुछ लोग परेशान भी हैं है ना इस बात से, बुराइयां, पशु बलि है ना, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था धर्म में। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बुराइयां इन आर्यों के धर्म में या वैदिक धर्म में आ गई थी। ठीक है, और फिर कुछ लोग जो है उस धर्म से नाराज भी थे। फिर यहाँ पर 600 BC के आसपास भारत के अंदर, ठीक है, कई तरह के विचार चल रहे थे। ठीक है, और फिर वहीं पर एक सिद्धार्थ नाम के या गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की या स्थापना की थी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, इसी समय जैन धर्म भी आया। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म की बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की शुरुआत कब से मानी जाती है? 600 BC से इस बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है, ईसा पूर्व से। ठीक है, हाँ जी। और इस धर्म के जो फाउंडर थे है ना, इस धर्म के जो फाउंडर थे ना, उनका नाम था क्या? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। समझे, सिद्धार्थ। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने इस धर्म को स्टार्ट किया और चलाया था ना, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था है ना, तो उन्होंने कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, या उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो बात करते हैं। तो 600 BC के आसपास इस धर्म की शुरुआत हो रही है प्राचीन भारत में। ठीक है, और इस धर्म की जो शुरुआत की थी किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी, जिनको सिद्धार्थ कहते थे। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। ठीक है ना, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? 563 BC में इनका जन्म हुआ, ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? हाँ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। तो जो सिद्धार्थ, जिनको गौतम बुद्ध भी कहा गया, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। कहाँ पर है ये जगह? ये पड़ेगी जगह आज नेपाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, ये कई बार ये भी पूछ लेता है, ये वाली जो डेट लिखी है ये भी पूछ लेता है कि जो गौतम बुद्ध थे या जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था है, उनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में। ये जगह आज नेपाल में पड़ती है, उस समय ये भारत का ही हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, समझे। चलो, उसके बाद पूछेगा कि भाई इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ये एक राजा थे, इनके पिता क्या थे? राजा थे। समझ रहे हैं ना, क्षत्रिय थे, एक राजा थे, तो इनका, ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। पूछता कि भाई उनके जो पिता थे कौन थे, तो ये इनके पिता थे शुद्धोधन साहब। ठीक है, गौतम बुद्ध के। इनकी माता का क्या नाम था, है ना? गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था माया देवी या महामाया, है ना? माया देवी या महामाया उनकी माता का नाम था। ठीक है, तो इनके जन्म के बाद इनकी माता जी की क्या है, डेथ हो जाती है। और फिर ये जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध थे, इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति। जिनका नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, जिन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। यहां तक बात समझ में आ रहे हैं? और गौतम बुद्ध जो थे ना, बड़े ही शांत स्वभाव के वो क्या थे, एक व्यक्ति थे, या जब वो बचपन में छोटे थे तो एक बच्चे थे, और एकांत टाइम में अपना बैठ के वो सोचा करते थे। ठीक है, तो किसी संत ने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये जो बच्चा है बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा, राजा बनेगा, या ये एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन साहब, उनको चिंता हो गई, है ना?
तो उन्होंने इनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। महल में इनके लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग महल बनवाए। किसी प्रकार का कोई दुख या कोई परेशानी इनको ना हो तो सारी सुख सुविधा इनको दी गई। और ज़्यादातर बाहर निकलना निकलना भी इनका नहीं होता था, तो अपने महल में ये रहा करते थे। ठीक है, तो फिर गौतम बुद्ध की जल्दी ही इनके पिताजी ने शादी करवा दी, एक सुंदर कन्या से इनकी शादी करवा दी गई, है ना। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम हुआ करता था, इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध का जो एक बेटा भी हुआ। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो बेटा था उसका नाम था राहुल। समझे? क्लियर है? तो इस तरह से घर गृहस्थी भी बन गई। ठीक है, लेकिन इनका मन नहीं लगता था। इनके मन में या इनके दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी बातें आती रहती थी। ठीक है, और एक बार ये घूमने के लिए निकलते हैं अपने साम्राज्य में। अपने एक साथी या मंत्री से कहा कि भाई हम बहुत दिन हो गए बाहर निकले नहीं है, तो हमें घुमाने के लिए लेके चलो आप। ठीक है, समझे? तो इनको घुमाने के लिए लेके चलते हैं। तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों को देखा। एक बीमार व्यक्ति को देखा, है ना, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देखा, फिर बाद में एक संत को देखा। तो अलग अलग अनुभव इनको देखने को मिले, है ना। दुख दिखाई दिए इनको लाइफ में, जीवन में। साधु संत जो था वो बड़ा खुश था, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं थी। तो इनका मन और ज़्यादा हो गया घर गृहस्थी को छोड़कर एक साधु संत बनने का, या इनके मन में या मस्तिष्क में जो विचार थे, क्वेश्चन थे, उनके आंसर इनको मिले और ये सारी बातें। और फिर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। समझे? अपने बीवी बच्चे राजपाट ये सब मोह माया जो है इसको छोड़ छाड़ कर ये संत बन गए। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध की 29 वर्ष की उम्र थी और बुद्ध जी ने घर को छोड़ दिया। और 6 साल तक वो भटकते रहे जंगलों में। कभी किसी गुरु जी के पास गए, वहां उनसे बातचीत की, उनसे कुछ ज्ञान लिया, कभी किसी के पास। लेकिन इनको जो एक कहते हैं ना, जो सच्चा ज्ञान है जिससे इनको संतुष्टि मिले, ये खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, इनके सारे सवालों के जवाब इनको मिल जाए, तो वो अभी नॉलेज, वो ज्ञान इनको नहीं मिला। पर ये बिहार की तरफ जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर लंबे समय तक ये एकांत में रहकर ध्यान किया करते थे। तो एक बार इन्होंने लंबे समय तक एक ध्यान लगाया और फिर इनको बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एनलाइटमेंट, ही गॉट एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? बौद्ध गया बिहार में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बौद्ध गया बिहार में। ठीक है, समझ मारी बातें? 6 यानी 35 साल इनकी उम्र हो चुकी थी उस समय। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस पेड़ के पीछे नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, समझे? कौन सी नदी थी? हाँ, कौन सी नदी थी यहाँ पर? नदी का नाम था यहाँ पर रिजु ओ यहाँ पे नदी हुआ करती थी रिजुपालिका नदी। ठीक है, हाँ जी। पीपल पेड़ था। बौद्ध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाती है ना। और इनको, हाँ जी, नदी का नाम भी लिख लें। पीपल पेड़ हो गया, नदी का नाम यहाँ पे बताएंगे अभी आपको। तो इनको यहाँ पर कहते हैं ना, किसकी प्राप्ति होती है? इनको एक तरह से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिहार में बौद्ध गया में इनको निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही गॉट एनलाइटमेंट, ही गॉट एनलाइटमेंट। तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बुद्ध जी को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको पीपल पेड़ के नीचे बौद्ध गया बिहार में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, और बुद्ध के रूप में फेमस हुए। और यहीं से फिर शुरुआत होती है एक नए धर्म की, जिसका नाम था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलो। और इसके बाद फिर ये अपनी मृत्यु तक इन्होंने, कई सारे राजा महाराजा भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। अलग अलग जगह यूपी बिहार के
इलाके में घूमते रहे और लोगों को जो है ज्ञान की बातें देते रहे। तो इन्होंने बड़ी साधारण सिंपल सी बातें कही थी, है ना, बुद्ध जी ने। इन्होंने कही थी कि भाई दुनिया में कुछ भी क्या है, स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है, एक दिन सबको खत्म हो जाना है। दूसरा, इन्होंने कहा था दुनिया में दुख ही दुख है, और दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं। अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लें तो हमारे दुख कम हो सकते हैं। इच्छाएं कम तो दुख कम। तो इस तरह से हम अब जिंदगी को एक बैलेंस तरीके से जी सकते हैं। तो दुखों को दूर करने के लिए, है ना, इच्छाएं कम होनी चाहिए। और इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन्होंने इसके लिए कई सारे नियम बताए थे। जैसे अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था। कौन सा मार्ग बताया था? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 वो रास्ते हैं जिन पर चलकर, 8 वो बातें हैं, ठीक है, या रास्ते हैं जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक सही तरीके से जी सकता है। समझ रहे हैं? तो 8 वो रास्ते हैं, ठीक है, जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छे से जी सकता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें लाइफ में एक ना एक मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, एक मध्यम मार्ग की इन्होंने बात कही थी कि हमें जीवन में एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ। तो जीवन जीने का एक तरीका बताया। तो लाइफ को बैलेंस तरीके से जिए, ना तो बहुत ही आप लग्जरी लाइफ की इच्छा रखो कि बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ हम जिए, है ना, और बहुत बड़ी इच्छा हम कर लें, ऐसा भी नहीं, तो अभी दुख ही दुख रहेंगे लाइफ में। ना ही एक तरह से आप बिल्कुल साधु संत या ऐसा जीवन बिल्कुल निम्न तरीके से जीवन जियो, तो अभी दुख रहेगा। तो लाइफ को बैलेंस तरीके के बना के चलिए, ठीक है। एक कहते हैं ना, मध्यम रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है, समझे। तो मध्यम मार्ग की इन्होंने बात कही थी। 8 रास्ते, स्टैंडिंग मार्ग, 8 फुटफॉल जिन पर चलकर आप जीवन में दुखों को दूर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बातें। और बुद्ध जी ने अगर देखा जाए तो इन्होंने ना कई सारी बातों का विरोध किया था। जैसे वैदिक धर्म में क्या था, जाति प्रथा के इन्होंने विरोध किया कि भैया जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने समानता की बात कही थी। किसकी बात कही थी इन्होंने? समानता की बात कही थी, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वेदों को नहीं मानते थे ये, ठीक है ना, वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा वगैरह है ना, इनकी सबका इन्होंने विरोध किया है। अलग अलग देवी देवता है, इनका भी इन्होंने विरोध किया। एक तरह से एक ईश्वर की बात करते थे, मान के चलिए आप, ठीक है। और ये लोग जो थे ना, आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है, मूर्ति पूजा ये सब, ठीक है। और ये पुनर्जन्म को मानते हैं, ये पुनर्जन्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते। मूर्ति पूजा इसका विरोध किया। वेदों को नहीं मानते। समानता की बात करते हैं, जाति प्रथा को नहीं मानते। तो इन्होंने इस तरह से इक्वलिटी की बात कही। और सबसे बड़ी बात थी, बुद्ध जी ने और क्या कहा था, इन्होंने अहिंसा की बात कही थी, नॉन वायलेंस की इन्होंने बात कही थी। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी साधारण सिंपल सी बातें बताई थी। कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी वगैरह नहीं दी, भगवान है या नहीं, आत्मा परमात्मा है, इन चीज़ों में चक्कर में पड़े ही नहीं थे। उस समय जो समाज में बुराइयां, समाज में जो दिक्कतें थी धर्म में, उन चीज़ों को दूर करने के उन्होंने कुछ सरल तरीके बताए थे। उनकी बातें उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, और आज भी उनकी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ठीक है। समाज के लिए, दुनिया के लिए आज भी उनके संदेश बहुत ही लाभदायक और उपयोगी हैं। नॉन वायलेंस की बात उस समय भी उन्होंने की अपने ज़माने में पहली बार, और आज भी नॉन वायलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश और दुनिया के लिए शांति बहुत ज़रूरी है, तो शांति की बात करते थे, है ना। आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा, अलग अलग वेद, भगवान है, उनको नहीं मानते। भगवान को नास्तिक धर्म कहा जाता है इसको, ठीक है। समानता की बात करते थे, इक्वलिटी, जाति प्रथा वगैरह इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो समाज में जो धर्म में जो बुराइयां थी उनका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, बुद्ध जी। तो ये अपने विचार लोगों तक पहुंचाते रहे, बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बने, ठीक है। बाद में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनकी डेथ कब हो जाती है? 483 BC में बुद्ध जी की डेथ हो जाती है जी। ठीक है, समझे। तो 483 BC में बुद्ध जी की क्या हो जाती है? बुद्ध जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे ये कुशीनगर यूपी में, ठीक है, कुशीनगर यूपी में।
कुशीनगर या कुशीनारा भी कह देते हैं, यूपी में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, समझे, ये पूछ लेता है, इसको ज्यादा ध्यान रखना। और बुद्ध जी के क्या है, बुद्ध जी के मरने के बाद ये बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म जो था उनके मरने के बाद दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। ठीक है, हीनयान जो बुद्ध जी को एक देवता नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, उनको एक महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा है इनका विरोध। तो हीनयानी जो लोग हैं बुद्ध जी की मूर्ति पूजा नहीं करते, ना उनको भगवान मानते, उनको एक महापुरुष मानते, जैसा बुद्ध जी ने कहा था, उन्हीं की बातों पे चलने वाले लोग थे हीनयानी, जो उनके अनुयायी थे। ठीक है, महायान के जो लोग थे ना, वो कहते थे कि भाई बुद्ध जी एक भगवान है, हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं, और उनकी मूर्ति पूजा कर दी थी शुरू इन लोगों ने। ठीक है, तो जिन बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, बाद में वो बहुत सारी बुराइयां बाद में बौद्ध धर्म में, महायान में शामिल हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आता है कि भैया बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, या हीनयान का संबंध किससे, महायान संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म के ही हिस्से हैं, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म। और यहाँ से आगे फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप अपना ईमानदारी से मेहनत और प्रयास करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन मंगलमय हो, है ना। गुड डे, थैंक यू।